हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टिकल्स। यानी कि आप कभी भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य आपके गोल की तरफ होगा इंस्टेड ऑफ कि यार मेरे पास टाइम कम है, यार मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है, यार मैं इतना कवर कर नहीं पाऊंगा, मैं लोगों से पीछे रह गया हूँ, मैं अब तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लोगों को कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। तो आप अगर इन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर नज़र फोकस ना करके आप अपने गोल की तरफ फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली सफलता के एक कदम और करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं, किंतु परंतु आ रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कीजिए और केवल अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए। अब देखिए हुआ क्या है कि अपने तरह का फर्स्ट एवर काउंट ऑफ इट्स काइंड, मतलब पहला अपनी तरह का एक पहला सेंसस हुआ है जिसमें हमने क्या किया है, हमने वाटर बॉडीज को काउंट किया है। कहाँ कहाँ पे? रूरल और अर्बन एरियाज में, जिससे क्या पता चला कि जो डिफरेंस है रूरल और अर्बन एरियाज में वो कितना ज्यादा गैप है उन दोनों के बीच में। ठीक है, वाटर बॉडीज को लेके। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें हमारे जो पता चला कि जो शहर हैं या सिटीज या टाउन्स हैं उनमें लेस देन 3% ऑफ फ्रीज रिजर्वोयर्स, यानी कि जितना भी हमने डेटा कलेक्ट करा उसका 3% से भी कम जो रिजर्वोयर्स हैं वो शहरों में हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादातर कहाँ हुए? गांव के इलाकों में हुए। अब ये सेंसस किसने कंडक्ट कराया था? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। और इसमें नेचुरल मैनमेड वाटर रेपोजिटरीज, जैसे कि रेपोजिटरीज होते हैं भंडार, जल भंडार, जैसे कि पॉन्ड, टैंक्स, लेक्स, इन सभी को काउंट किया गया। सॉरी, विद नियरली 7,50,000 वाटर बॉडीज वेस्ट बंगाल टॉप्स द लिस्ट, यानी कि सबसे ऊपर इस लिस्ट में किसका नाम है? वेस्ट बंगाल का, जिसके पास कितनी वाटर बॉडीज है? 7,50,000, नेचुरल और मैनमेड दोनों। ठीक है, और कंट्री की सबसे पॉपुलेशन वाली जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो डिस्टेंट सेकंड मतलब वेस्ट बंगाल अगर फर्स्ट नंबर पर 400 अंक से है तो 100 अंक से, यानी कि काफी डिफरेंस हो गया। 100 अंक से सेकंड रैंक किसने होल्ड करी है? उत्तर प्रदेश ने। यहाँ पे 7,50,000 वाटर बॉडीज है तो सेकंड रैंकर के पास है 2,50,000। आपको देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, राइट? तो डिस्टेंट मतलब काफी डिफरेंस से, काफी अंतर से सेकंड नंबर पे कौन स्टैंड कर रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग को पता है, हमने कुछ टाइम पहले भी एक्वाफायर स्टोन वाला प्रोसेस पढ़ा था कि उसमें पानी ट्रैप हो जाता है, वो नीचे हमारे ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है, पानी ऊपर ही ट्रैप हो जा रहा है और वो किसी यूज का नहीं रह रहा क्योंकि उनको पेनिट्रेट करना भी मुश्किल है, राइट? तो एक एक स्टोन को आप पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अभी हम इसके ऊपर डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, और पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी में भी बनाने में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट की, और क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप स्कीम है कि हर घर पानी होना चाहिए, राइट? हर घर में पीने का पानी मुहैया कराना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट करा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और ऐसा मतलब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए, ताकि वो सही तरीके से एक इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अपना पॉलिसी बना सके। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड? डिटेल ऑन साइज, इंक्रोचमेंट स्टेटस एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, कितने बड़े पैमाने पर कोई भी अगर पॉन्ड है वो कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर इंक्रोचमेंट कितना तक हो चुका है। इंक्रोचमेंट मतलब गहराई, कितनी गहराई तक उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो चुका है, और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है, ये हेल्प करेंगी, कुड हेल्प पॉलिसी मेकर्स, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन के ऊपर पहुंच सके ऑन मैटर्स एज डाइवर्स एज अर्बन प्लानिंग। अब ये डेटा देखो कितने विविध तरह के मुद्दों के लिए हमें जरूरी है। अर्बन प्लानिंग यानी कि गांव की जो हमें प्लानिंग, शहरों की जो प्लानिंग करनी है कि कहाँ पे कौन सा शहर बनाना चाहिए, उसको वाटर सप्लाई कैसे देनी है, सीवरेज लाइन कैसे देनी है, तो अर्बन प्लानिंग में काम आएगा। और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, यानी कि गाँव के लोगों को नौकरियां मुहैया कराने में भी इसकी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा ही अपनी तरह का पहला ऐसा सेंसस हुआ है जिसमें वाटर बॉडीज को नापा गया है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा सेंसस जो 1986 से हर 5 साल में होता है वो है द सेंटर हैज बीन कंडक्टिंग सेंसस ऑफ
माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि हर 5 साल में होता है 1986 से शुरुआत करके, ठीक है। अब जो डेटा है वो इसमें कंपायर, और जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है उसका डेटा भी यूज किया जाता है किसके लिए, माइनर इरिगेशन वर्क्स के लिए, ठीक है, उसमें काफी हद तक उनका डेटा यूज किया जाता है। द इरिगेशन सेंटर्ड अप्रोच वॉज टू, अब जो हम ये इरिगेशन सेंटर अप्रोच है, ठीक है, वो क्या, जो गवर्नमेंट के व्यूज है कि टैंक्स, पॉन्ड्स और कैनाल्स हमारे इकोनॉमिक यूटिलिटीज हैं रादर देन क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, यानी कि वो उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, रादर देन ये बनाए सुनिश्चित करने की कि इन रिसोर्सेज को हमारे ह्यूमंस के लिए या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए यूज किया जाए। तो ये जो इरिगेशन सेंटर अप्रोच है ये उस तरफ थोड़ा सा उस तरफ झुकाव रखती है, किस तरफ, इकोनॉमिक यूटिलिटीज की तरफ, ठीक है, रादर देन ह्यूमन रिसोर्स या फिर इकोलॉजिकल वेलबींग की तरफ। ओके, तो पास्ट 2 दशक में देयर हैव बीन सम अटेम्प्ट्स एट कोर्स करेक्शन, तो पिछले 2 दशक में कुछ चीजें हुई हैं कि ये जो हमारी थिंकिंग है इसको करेक्ट किया जाए। द यूपीए गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस लॉन्च द रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी स्कीम इन 2005, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 में रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी स्कीम लागू की गई, और मनरेगा के अंदर में जितने भी कार्य हुए, ठीक है, मनरेगा के अंदर में जो कार्य हो रहे थे उनमें भी ज्यादा फोकस किया गया कि हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनको रिवाइव करने के लिए, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है किसी भी एक स्थिर दिशा की तरफ नहीं चल पा रहे थे, ठीक है, कुछ ज्यादा जितना, देखो इनिशिएटिव अच्छा था कि हमने रिपेयर करना है, रेनोवेट करना है, रीस्टोर करना है, लेकिन इनिशिएटिव अच्छा था, बट क्योंकि डेटा सफिशिएंट नहीं था, डेटा अप्रोप्रिएट नहीं था, तो उस कड़ी में उस तरफ कदम नहीं उठाए जा सके इतने इफेक्टिवली, ठीक है। तो जो करंट स्टडी हमारे सामने आई है ये हाईलाइट करती है इस फैक्ट को बाय द फैक्ट दैट इट काउंटेड नियरली 5 times द नंबर ऑफ रिपोजिटरीज, ठीक है, यानी कि इस फैक्ट को हाईलाइट करती है कि इसने 5 गुना ज्यादा रिपोजिटरीज को काउंट किया है, जो कि अभी तक काउंट नहीं हो सकता है कई ऐसी थी जो लिस्ट में भी नहीं थी, ठीक है, बाय लास्ट माइनर इरिगेशन सर्वे। लास्ट माइनर इरिगेशन सर्वे कब हुआ था, 2013-14 में, उससे 5 गुना ज्यादा रिपोजिटरीज इन्होंने काउंट करी हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक काफी हद तक अच्छा प्लान डेटा आ गया। अब प्लान डेटा आने का मतलब क्या हुआ कि हम आगे इसको अच्छे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, राइट। तो पास्ट की जो स्टडीज हैं उसमें ज्यादा डेटा नहीं था अर्बन सेंटर्स के ऊपर, ठीक है। द एनुमरेशन ऑफ टैंक्स, लेक्स एंड अदर वाटर सोर्सेज इन सिटीज एंड टाउन्स वाज लेफ्ट, यानी कि सिटीज और टाउन्स में जो भी वाटर बॉडीज वगैरह थे उनको कैलकुलेट करना, काउंट करना रह जाता था, तो वो किसके लिए छोड़ दिया जाता था, लार्जली टू सिविल सोसाइटी आउटफिट्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और जो ऐसे अटेम्प्ट थे डिड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द डिप्लीशन ऑफ लेक्स इन सिटीज सच एज हैदराबाद, अहमदाबाद, और ये जो अटेम्प्ट थे कि उनके ऊपर छोड़ दिया जाता सिविल सोसाइटीज के ऊपर या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स थे, इंडेवियर्स थे, इनसे ज़्यादातर हद तक हमें इसके ऊपर जानकारी मिली कि शहरों में जैसे कि हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, बेंगलुरु, इनमें जो लेक्स हैं वो क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि सिकुड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। द गवर्नमेंट्स एंट्री इनटू द फील्ड इज श्योर टू मेक द डेटा रिचर। अब जो गवर्नमेंट की एंट्री है इस मसले में वो अब इस डेटा को और ज्यादा गहरा और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगी, ठीक है। दैट सेड such enumeration initiatives will not do adequate justice to their objective if they remain top down affair। अब ये कैलकुलेशन तो कर ली, लेकिन अगर इसके ऊपर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो इस कैलकुलेशन को कोई फायदा है। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, हमारे कॉलेज में 100 बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से आते हैं, फिर आगे क्या करना उसका, उनको कुछ हेल्प मिलेगी, उनको कुछ हम लोग अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करेंगे, उनको उनकी फीस माफ करेंगे या उनको ट्यूशन्स दी जाएंगी, एक्स्ट्रा उनको अटेम्प्ट दिया जाएगा, तो ही कुछ फायदा है ना। अदरवाइज तो डेटा कलेक्ट करने का क्या पर्पस है। तो वही वो कह रहे हैं कि डेटा कलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन इस डेटा के साथ जस्टिस तभी हो पाएगा जब आप उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। Making panchayats, municipalities and other local bodies the nodal points for future water body survey as well as roping in civil society groups।
अब बोल रहे हैं कि पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज को, लोकल बॉडीज को जो है इस तरह के अगर फ्यूचर में वाटर बॉडी सर्वे किए जाते हैं तो उनका हेड मतलब ऑफिस जो नोडल पॉइंट जो है वो किनको बनाना चाहिए, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल बॉडीज को। अब देखो, आपका एक फ्रेंड है कोई बैंगलोर, आप रहते हैं सपोज करो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, आपका फ्रेंड बैंगलोर में रहता है, वो आपके पास आया है, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको घुमाने की या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको घुमाने की? आपके शहर के बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे या फिर वो गूगल से सर्च करके आपके शहर के बारे में ज्यादा अच्छा जानता होगा? तो बेहतर यही है ना कि आप उसको जगह जगह घुमाएं, बिकॉज आप बचपन से लेकर अभी तक वहां पे पले बड़े हैं, तो आपको उस शहर के बारे में ज्यादा पता है, ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि आप वहां की लोकल पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज को, लोकल जो भी बॉडीज है उनको इन्वॉल्व करो, क्योंकि उनको अपने शहर के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने एरिया के बारे में ज्यादा पता है, ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसा सर्वे करना है तो हो सकता है आपसे कोई ऐसी जगह छूट गई हो जो आपने नहीं देखी हो, राइट, और उन लोगों को पता हो उसके बारे में, वो लिस्ट में ना शामिल हो पाई हो, ठीक है। और इसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को भी ऐड करना चाहिए, could help policymakers arrive at a better picture of water crisis and frame solutions। तो इससे क्या होगा, पॉलिसी मेकर्स को एक अच्छे बेहतर क्लैरिटी होगी कि वाटर क्राइसिस किस हद तक फैल चुका है और उसका सोल्यूशन हम कैसे, एक अच्छा बेहतर सोल्यूशन हम कैसे निकालें, ठीक है। Based on the passage, what could be a potential benefit of the water body census conducted by this Jal Shakti Ministry? क्या इसका पर्पस था, क्या इसका बेनिफिट रहा कि ये एक प्लान्ड डिसीजन लेने में हमारी सहायता करेगा, ठीक है। और दो चीजों में हेल्प करेगा, अर्बन प्लानिंग में हेल्प करेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, की वाटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑफरिंग अ रिक्रिएशनल सोर्स फॉर लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को अपना एक रिक्रिएशनल सोर्स मिल जाएगा। रिक्रिएशनल सोर्स मतलब होते हैं ना, गैदरिंग्स करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, कम्युनिटीज पार्टी करती हैं, म्यूजिक वगैरह गाना बजाना होता है, तो ऐसा कुछ इसका पर्पस नहीं है। इंडिया में वैसे भी ये कल्चर ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन अर्बन प्लानिंग एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रमोटिंग टूरिज्म इन एरियाज विद हाई नंबर ऑफ वाटर बॉडीज, अब ज्यादा वाटर बॉडीज होने से टूरिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। What is crucial aspect to improve the effectiveness of water body census initiatives according to the passage? बोल रहे हैं कि क्रूशियल क्या, एक बहुत क्रूशियल महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि अगर हमें वाटर बॉडी सेंसस जो है उसको, उसके इनिशिएटिव्स को अगर इम्प्रूव करना है तो क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने यही कहा कि नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कोई किया जाए तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज को इंक्लूड किया जाए, लोकल बॉडीज को इंक्लूड किया जाए, नोडल पॉइंट्स बनाया जाए वहां पे, ठीक है, यही हमने बात करी। तो फोकस सोनली ऑन माइनर इरिगेशन वर्क्स, जो कि बिल्कुल गलत है। वो तो 1896 से 1986 से हम कर ही रहे हैं ना, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, हर 5 साल में हम कर ही रहे हैं। लिमिट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये भी गलत है, उन्होंने तो बोला कि इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, ठीक है। मेक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल बॉडीज द नोडल पॉइंट्स फॉर फ्यूचर सर्वेस, कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और अदर लोकल बॉडीज को जो है फ्यूचर सर्वेस के लिए नोडल पॉइंट्स बनाया जाए, यानी कि उनको शामिल किया जाए, क्योंकि उनको अपने शहर के बारे में ज्यादा पता है। एक्सक्लूड अर्बन सेंटर्स फ्रॉम सेंसस, कि अर्बन जो भी सेंटर्स है उनको सेंसस से हटा दो, ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statement about the water body census is incorrect? The Jal Shakti Ministry conducted the water body census, सही है, ये उन्होंने कंडक्ट किया था। The census covered both natural and human water bodies, ये भी सही है। The water body census has been conducted regularly every 5 years since 1986, जो कि गलत है। यहाँ पे वाटर बॉडी सेंसस नहीं हो रहा, जो इरिगेशन सेंसस हो रहा था ना, माइनर इरिगेशन सेंसस, वो हो रहा है हर 5 साल में। वाटर बॉडी सेंसस तो हमने पहली लाइन में ही पढ़ा कि ये पहला इनिशिएटिव है अपनी तरह का, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which idiom best describes the need for future water body surveys to involve local bodies such as panchayat, municipalities and other local organizations? तो इनको इंक्लूड करने के लिए कौन सा हम इडियम यूज कर सकते हैं? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है कि आप ना कोई एक ऐसी मनगढ़ंत धारणा को लेके उसको सत्य मान के चले हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं सनराइजेज एट ईस्ट सेट्स एट वेस्ट, ठीक है।
लेकिन कोई व्यक्ति वो मानता है कि नहीं जी नॉर्थ से सन उगता है, या फिर हमारे जैसे पहले बोला जाता था कि सन जो है धरती के इर्द गिर्द घूमता है, अब कोई व्यक्ति वो उसी धारणा को सच मान के चल रहा है कि सन जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ अपनी जगह पे स्टेबल है, नहीं तो हम कैसे नहीं घूम रहे हैं ना। होते हैं ना कई लोग ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं जो बड़े ही इनअप्रोप्रिएट है। तो ये हो गया कि वो उस धारणा को, किसी गलत धारणा को सच मान के चला है, यानी कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, क्योंकि वो उसी को बार्क करे जा रहा है, उसी की जो खाल है उसको वो इनोवेट करे जा रहा है, आगे कुछ ना कुछ करे जा रहा है। ठीक है, द मोर द मेरर, मतलब जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही अच्छा। ठीक है, जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही हमें फायदा होगा उस चीज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में, ज़्यादा इंजॉयबल बनाने में। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लोकल बॉडीज इन्वॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हिटिंग द नेल ऑन द हेड, यानी कि कील के एकदम सटीक हेड पे मारना, मतलब कि अगर कोई कुछ परेशानी है तो उस परेशानी की एकदम रूट कॉज तक पहुंच जाना, एकदम जड़ तक पहुंच जाना कि ये वजह क्यों हुई है। ठीक है, A bird in the hand is worth two in the bushes, यानी कि आपके हाथ में जो है उसी में आप खुशी जाहिर करें, जो नहीं है उसके बारे में अफसोस जाहिर करने के, या फिर जो नहीं है उसको हासिल करने के चक्कर में कहीं जो है वो भी गवा दें। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following best describes the tone of the passage concerning the water body census initiative? Water body census initiative को कंसर्न करते हुए, गवर्न करते हुए क्या टोन है पैसेज की? तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करा, उन्होंने बोला कि अपनी तरह का पहला सेंसस है, फ्यूचर में अगर करें तो इन लोगों को भी इन्वॉल्व कर ले, इससे बेहतर क्लैरिटी मिलेगी डिसीजन लेने में, पॉलिसी मेकर्स अच्छे डिसीजन बना पाएंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाएंगे, राइट। तो द टोन इज अप्रिशिएटिव। According to passage, what is primary benefit of the water body census? क्या प्राइमरी बेनिफिट है वाटर बॉडी सेंसस का? कि पॉलिसी मेकर्स को आसानी होगी, ठीक है, टू असेस द क्वालिटी ऑफ वाटर इन वेरियस वाटर बॉडीज, की क्या क्वालिटी है वाटर बॉडीज में पानी की, उसको असेस करने में यानी कि गणना करने में, तुलना करने में आसानी होगी, जो कि गलत है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल लोकेशंस फॉर बिल्डिंग न्यू वाटर रिजर्वर्स, यानी कि नए वाटर रिजर्वर्स बनाने के लिए सबसे अच्छी लोकेशंस फाइंड आउट करना, जो कि गलत है। टू एनेबल पॉलिसी मेकर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन अर्बन प्लानिंग एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, सही है ये, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिजर्वर्स, ये गलत है, अभी हमने इसमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, Which word is a synonym for encroachment? Encroachment का मतलब होता है कि आप किसी की सरहद में कितना अंदर तक कितना डीपली पेनिट्रेट कर चुके हैं। ठीक है, सपोज करो कि होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, उसमें आपको जाना मना है, बट स्टिल आप अंदर चले गए उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर में, तो आप कितना अंदर तक, कितना आपने उनका इन्वेजन कर लिया, कितना आपने उनको अतिक्रमण कर लिया, या फिर कितना आप उनके अंदर गहराई तक उनके प्रॉपर्टी के चले गए, दैट इज एनक्रोचमेंट। ठीक है, एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, इन्वेजन एक तरह से इंक्रोचमेंट, ठीक है, कि आप किसी के दूसरे का इन्वेजन कर रहे हैं, किसी दूसरे को आप अपने कब्जे में कर रहे हैं। नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना, और असिस्टेंस मतलब सहायता करना। सो ऑप्शन बी इन्वेजन इज करेक्ट। एंडिएवर्स होता है कि आपके क्या प्रयास हैं, ठीक है, जो प्रयास हैं, जो अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, जो कोशिशें हैं, उनको बोलते हैं एंडिएवर्स। स्ट्रगल्स मतलब आपका जो भी परेशानी, आप जो भी कर रहे हैं काम, उसमें जो भी आपको स्ट्रगल्स आ रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट्स यानी कि एंडेवियर्स। फेलियर्स यानी कि जो भी आपने अटेम्प्ट्स करे उसमें जो भी आपको असफलता हासिल हुई। विड्रॉल्स यानी कि आपका बैकआउट करना। सो यहाँ पे ऑप्शन बी अटेम्प्ट्स इज करेक्ट। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट है, या तो बहुत बड़ी है, या फिर इसका यहाँ पे बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, यानी कि काफ़ी सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसका एंटोनिम बताना है तो इनसिग्निफिकेंट। ओवरवेलमिंग का जैसे मीनिंग में सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो इनसिग्निफिकेंट इसका ऑपोजिट हो गया। क्रशिंग मतलब किसी को तोड़ना। डोमिनेंट मतलब किसी के ऊपर अपना जोर स्थापित करना, यानी कि अपने आप को सुपीरियर बताना। डोमिनेंट दूसरे को डोमिनेट करना, यानी कि दूसरे को नीचे दबाना, गिराना, झुकाना। इनॉर्मस काफी बड़ा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इनसिग्निफिकेंट इज करेक्ट। अंडरस्कोर मतलब हाईलाइट करना।
ठीक है। एम्फसाइज मतलब जोर देना, हाईलाइट मतलब अंडरस्कोर, डिमिनिश मतलब कम करना, खत्म करना, एसेंचुएट मतलब कि ज्यादा बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिमिनिश इज करेक्ट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डैश इन राज्यसभा रिसेंटली ऑफ द लीगल पोजिशन दैट इज द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कुछ रवैया रहा राज्यसभा में रिसेंटली, किसके ऊपर, वो भी लीगल, किसी के ऊपर लीगली अपना रवैया जाहिर कर रहे हैं या फिर अपना स्टैंस बता रहे हैं। क्या था उनका स्टैंस की जो एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू अलाउ द डैश कॉर्पस, यानी कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें हम अलाउ करें डैश कॉर्पस ऑफ मेंबर्स को ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम टू बी रिफंडेड एंड डिपॉजिटेड बैक। यानी कि जो एक्स्ट्रा कुछ भी हुआ है वहां से, हमने पढ़ा था ना ये आर्टिकल कि अगर एनपीएस के अंडर में अगर एक्स्ट्रा पैसे जमा हुए हैं तो उनको वापस रिफंड किया जाए या डिपॉजिट किया जाए बैक स्टेट्स को, जिन स्टेट से वो इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। शुड हैव अ डैश इफेक्ट ऑन दो स्टेट्स डैश अ रिटर्न टू ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अभी ये किसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं? उन स्टेट्स के ऊपर जो वापस ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है। उन स्टेट्स को उसके ऊपर शायद अपना स्टैंड और कड़ा हो जा रहा है कि नहीं, फिर इससे तो बढ़िया ओल्ड पेंशन स्कीम में चल जाओ। ठीक है। द मिनिस्ट्री डैश रिफ्लेक्ट्स what the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, the PFRDA, exits and withdrawals under the National Pension System Regulation 2015 and other regulations says। तो इन्होंने किस किस का हवाला दिया है? इनने इसके लिए जो PFRDA Act 2013, PFRDA Act Regulation 2015, इन और कुछ और रेगुलेशंस हैं उनका हवाला देते हुए ये अपनी बात रखी है। ठीक है। चलते हैं। पहला ऑप्शन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डैश इन राज्यसभा। रीइट्रेशन, रीइट्रेशन मतलब होता है दोबारा रिपीट करना किसी चीज को। ओकेजन मतलब इवेंट। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन। और रेफिकेशन मतलब कि किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को रियलिटी में बदलना। ठीक है। कोई काल्पनिक चीज थी उसको अपने रियलिटी में बदल गया। तो यहाँ पे उनने रीइट्रेट किया है, मतलब दोबारा रिपीट किया है राज्यसभा में। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Ministry's reiteration in Rajya Sabha recently of legal position, that is the absence of any provision to allow accumulated मतलब इकट्ठा किया गया, anticipated, anticipated मतलब जिससे आपने क्या प्रिडिक्ट करा, आपने क्या इसका समझा है, मतलब निकाला है। ठीक है। mandated मतलब जरूरी। ठीक है। कंसिडर्ड मतलब जो हम इसमें प्लान कर रहे हैं, जिसको हमने मद्देनजर रखते हुए ये चीजें की है। तो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? एक्यूमुलेटेड कॉर्पस, यानी कि जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस हुआ है, जो भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो भी मेंबर्स आ रहे हैं उनका जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको रिफंड करने का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है। या डिपॉजिट बैक करने का कोई प्रोविजन नहीं है, ये उन्होंने कहा। ठीक है। accumulated deposit to be refunded and deposited back to states should have a dash effect on those। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि पारदर्शी। ठीक है। ओपन, ऑनेस्ट। इनहेरेंट मतलब कि इनबिल्ट, इनेट। ठीक है। जो एसेंशियल। कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब होता है कि लॉजिकल। और डेटरेंट मतलब कि प्रिवेंटिव, डिस्करेजिंग। तो अब ये उन स्टेज के लिए काफी डिस्करेजिंग है। ठीक है। कौन से स्टेट्स के लिए डिस्करेजिंग है? जो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर वापस जाना चाहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर एनपीएस में वो बोल रहे हैं कि हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे अगर ज्यादा पैसा जमा हो गया तो फिर वो बोलेंगे कि तो फिर फायदा क्या है हमें एनपीएस में लेने का, तो फिर इससे तो बेटर ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो हम तो अपने स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर देंगे। ठीक है। तो ऑप्शन डी डेटरेंट इज करेक्ट। डेटरेंट इफेक्ट ऑन दो स्टेट्स डैश कन्वॉल्यूटिंग, कन्वॉल्यूटिंग, कन्वॉल्यूटिंग मतलब होता है कि आप किसी चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट मतलब रिड्यूस करना, रिमूव करना। ठीक है। इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएट मतलब किसी चीज को एसेस करना। और कंटेम्पलेटिंग मतलब कि स्टडी करना या फिर कंसिडर करना। तो जो स्टेट्स कंसिडर कर रहे हैं रिटर्न करना ओल्ड पेंशन स्कीम पे। ठीक है। तो कंटेम्पलेटिंग। ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मिनिस्ट्रीज डैश, जो मिनिस्ट्री का क्या है? स्टैंड है। ठीक है। स्टैंड जो है उनका, यानी कि उनका जो ये नजरिया है, उनका जो ये स्टैंड है वो रिफ्लेक्ट करता है क्या? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड
वो किन किन बातों को एक तरफ इशारा करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन सी स्टैंड इज करेक्ट। Come, make in India, he invited the world. Now, Modi's government must shore up his rousing call to action with necessary reforms. यानी कि आओ, मेक इन इंडिया कैंपेन का लॉन्च करते हुए उनने पूरी दुनिया को यहाँ पे आमंत्रित करा, ठीक है। अब मोदी गवर्नमेंट को अब जो उनने एक बड़ा ही ये जोरदार भाषण देके या बड़ी जोरदार जो क्या बोलते हैं गर्जनात की थी कि हम मेक इन इंडिया कैंपेन करेंगे, अब उसके लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाने के, उनको नेसेसरी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अ डेकेड अगो इट लुक्ड लाइक द इंडियन इकोनॉमी कुड लीप फ्रॉग मैन्युफैक्चरिंग बाय टेकिंग द सर्विसेज एक्सप्रेस वे। यानी कि कुछ 10 साल पहले ऐसा लगा कि अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग को पछाड़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग से आगे किस चीज़ में निकल जाएगी? सर्विस सेक्टर का अगर हमने सब हवाला ले लिया, सर्विस सेक्टर का सहारा ले लिया, तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी उसी के सहारे अब आगे ग्रो कर जाएगी, ठीक है। बट an escalating employment challenge has made it amply clear this was but a pipe dream। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चैलेंजेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने पड़े। आपको पता है सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, अभी रिसेंटली भी ज़रा सी अर्थव्यवस्था हिली नहीं कि आईटी सेक्टर की जॉब छटनी चालू हो जाती है, राइट। तो वो उस चीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं उसने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, उस चीज़ के ऊपर जोर दे दिया, एकदम साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक पाइप ड्रीम है, ठीक है, ये असल रियलिटी नहीं है, इसके ऊपर आप हमेशा निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड है, ए के बाद में मतलब क्यू के बाद में आर स्टेटमेंट आएगा, ओके। फिर उसके बाद में आ जाता है PM Narendra Modi got it dead right in his Independence Day speech that providing jobs to India's youth demands promoting its manufacturing sector, ठीक है। PM मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये ज़रूर जोर देकर कहा कि अगर हमें हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को, यूथ को जॉब्स देनी है तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। और फिर उनने इसी के जरिए क्या आह्वान किया? कम मेक इन इंडिया, और उन्हें दुनिया को आमंत्रित करा, ठीक है। तो क्यू हमारा फर्स्ट हो जाएगा, आर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एस हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा और पी हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि क्यू आर एस पी। क्यू से दो ही स्टेटमेंट्स चालू हो रहे हैं ऑप्शंस, तो सी और डी एलिमिनेट कर दो। क्यू आर एस पी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Popular culture for most part concentrates on its brighter side, creating an environment where tampering with its sacrilegious बोल रहे हैं कि पॉपुलर कल्चर जो है वो ज़्यादातर किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है? ब्राइटर साइड के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो अच्छा इसका पक्ष है उसकी तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, और ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है जिसमें कि हम जो इसकी कोई भी रिलीजियस कोई चीज़ है उसके साथ अगर छेड़छाड़ करें, जैसे अगर सैक्रिलीजियस का मतलब होता है कि ऐसी धारणा या ऐसा आपका व्यवहार जिसमें आप किसी भी रिलीजियस धार्मिक स्थल पे चोरी, डकैती, लूटपाट ये सब करना, आपको उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं नजर आती, ठीक है। तो उसको बोलते सैक्रिलीजियस, यानी कि आपने उसके साथ छेड़छाड़ करी, वो आपको गलत नहीं नजर आ रहा। रिसर्च इन मैनिपुलेटिंग memory on this occasion by a neural scientist at MIT is an important part of medical research। अब हमने क्या किया, एक रिसर्च कर रहे हैं मैनिपुलेटिंग मेमोरी को मैनिपुलेट करने में, ठीक है, हमारी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब इसमें कौन कर रहे हैं ये चीज़? न्यूरो साइंटिस्ट एट MIT, ठीक है, MIT के न्यूरो साइंटिस्ट कर रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी मेडिकल रिसर्च का। However, there's an ugly side to memory which shows up in the form of psychiatric disorders such as post-traumatic stress disorder, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसके पॉजिटिव साइड के ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन इसका मेमोरी का एक सेकंड अगली पहलू भी है, ठीक है। वो अगली पहलू, अगली चेहरा क्या है? वो इसका जो गंदा चेहरा है वो ये है
कि जब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हमें दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, किसी को कोई ट्रॉमा किसी ने झेला, किसी ने अपने फैमिली मेंबर का कोई लॉस झेला, ठीक है, बहुत क्लोज थे, तो उसके बाद उनको स्ट्रेस डिसऑर्डर से मतलब स्ट्रेस एंजाइटी वो ही मेंबर उनको जगह जगह दिखाई भी देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक, किसी ट्रॉमा के बाद होने वाला पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी हमारी मेमोरी से ही जुड़े हैं। मेमोरी इज डबल एज्ड, जो हमारी याददाश्त है वो डबल एज्ड है। तो ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट कि मेमोरी इज डबल एज्ड, ठीक है। पॉपुलर कल्चर जो है वो क्या कहता है, वो उसके पॉजिटिव साइड पे फोकस करता है, ये होगी सेकंड स्टेटमेंट। लेकिन इसका दूसरा जो चेहरा है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, थर्ड स्टेटमेंट, आर हो गई थर्ड स्टेटमेंट। अब इसी कड़ी में क्या जुड़ गया, जो न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी MIT में, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। तो हमारा स्टेटमेंट बन रहा है SPRQ, SPRQ। ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, SPRQ। If there was a flaw in the original acquisition, it is the Greater Noida Authority or the Yamuna Expressway Industrial Development Authority that was responsible। अगर शुरुआती अतिक्रमण में जब फर्स्ट टाइम अतिक्रमण किया गया तब अगर कुछ गलती त्रुटि सामने आई है तो उसका जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने किया अतिक्रमण उस टाइम पे, राइट, वही जिम्मेदार है। उस टाइम पे कौन थे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या फिर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही जिम्मेदार है। नॉट दोज हु सब्सिक्वेंटली बॉट हाउसेज बिल्ट ऑन द एक्वायर्ड लैंड, ना कि वो लोग जिन्होंने वहां पे घर खरीदे, जो एक्वायर्ड लैंड थी, अतिक्रमण वाली, अतिक्रमण नहीं, जो सरकार ने या जो भी इन अथॉरिटीज़ ने, इन कंपनीज ने ज़मीन ली थी किसानों से, उसके ऊपर अगर किसी ने घर बनाया तो वो थोड़ी जिम्मेदार है कि उनसे गलत तरीके से अगर ली गई ये ज़मीन, तो उस बेचारे को क्या पता होगा। उसको तो बोला गया होगा कि जी प्लॉट है यहाँ पे, इतने का है, आप ले लो, इतनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, फलाना फलाना। उन्हें ले लिया, उनको डील अच्छी लगी, ले लिया। उनको क्या पता कि आपने किसानों के साथ में किस तरीके की धोखाधड़ी करी है, राइट। It is patently unfair to make individual homeowners pay the cost of extra compensation for land that now has to be paid। तो ये बड़ा ही गलत है, अनफेयर है कि किसी इंडिविजुअल होम ओनर यानी कि किसी घर के मालिक को उस ज़मीन के लिए जैसे उनके, मैंने अभी बात करी कि एक्विजिशन के टाइम में अगर गलती की गई है तो उसकी जगह पे उनको पेमेंट करनी पड़े, राइट, क्योंकि उन बेचारों ने तो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई हो सकता है उस जगह पे लगा दी हो, मकान बनाने में लगा दी हो। अब आप उनको बोल रहे कि नहीं जी उस टाइम पे गलत हुई थी डीलिंग, किसानों के साथ में धोखा हुआ था, अब पे करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। किसको करना चाहिए, जिन्होंने फ़ायदा उठाया उसका, उनको करना चाहिए ना। फर्दर, इन ऑर्डर टू इंश्योर that is not just the taxpayer who ends up paying for this mess। अब हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ केवल और केवल टैक्स पेयर यानी कि जो उस घर का मालिक है वो एक टैक्स पेयर भी है, वही ना पे करे इस मेस के लिए। द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी मेड टू बेयर अ पोर्शन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि जो भी उस टाइम पे अधिकारी थे उनको भी ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट भरनी पड़ रही है उन लोगों को, उनको भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि उन ऑफिशियल्स को भी ये कुछ कॉस्ट उसमें पे करनी चाहिए। इट इज़ द अथॉरिटी देयरफॉर दैट मस्ट बेयर द एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि ये कुल मिला के अथॉरिटी को ही एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी चाहिए, राइट। तो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट होती है स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट से कि इट इज़ पेटेंटली अनफेयर, कि किसी भी घर के मालिक को कुछ अन्य एक्विजिशन अगर लैंड में प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे कर देने चाहिए। ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद अगर कुछ गलती हुई है ओरिजिनल एक्विजिशन में तो जो उस टाइम पे अथॉरिटीज डील कर रही थी वही जिम्मेदार है, उन्हीं को पे करना चाहिए। पी हो गई सेकेंड स्टेटमेंट। फर्दर नहीं, इट इज़ द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी चाहिए, राइट। फर्दर आगे क्या होना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि टैक्स पेयर ही ना पे करें, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी पे करना पड़े, ठीक है। 4 तो QPSR ऑप्शन बी इज करेक्ट। However, celebrations are now sought to be mandated by Diktat, as schools have been directed to make arrangements for a live telecast।
अब बोल रहे हैं कि हालांकि जो भी सेलिब्रेशंस हैं उनको अब ज़रूरी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनको कहा गया है कि आप अरेंजमेंट्स करो कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए किस चीज़ का, ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच विच इंक्लूड्स गेटिंग स्टूडेंट्स टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल आवर्स, जिसमें कि स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद में रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड है, यानी कि पी के बाद क्यू तो आना ही आना है। इट इज दिस इंटेंशन दैट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस स्कूल्स इन कंट्री एवरी ईयर, कि इस मंशा से जो बर्थ एनिवर्सरी है प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, वो हर एक स्कूल में, चाहे देश का कोई भी स्कूल हो, उसमें 5 सितंबर को मनाई जाती है। कैसे? टीचर्स डे के तौर पे। अब देखो, इट इज़ विद दिस इंटेंशन की बात, इतनी सी स्टेटमेंट को ले लें तो हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, इससे आगे कोई स्टेटमेंट है। टीचर्स डे is meant to celebrate the contribution of educators in shaping society and nurturing young minds, यानी कि टीचर्स डे इस मंशा से सेलिब्रेट किया जाता है कि एडुकेटर्स ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उनको धन्यवाद किया जाए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कि उन्होंने हमारे समाज को एक दशा दी। ठीक है, और हमारे यंग जो माइंड्स हैं उनको नर्चर किया मतलब उनको पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेटमेंट, आर जो हमारी है सेकेंड स्टेटमेंट। फिर आती है पी, थर्ड स्टेटमेंट, कि इनके अब सेलिब्रेशन जो है उसको परेशानी आने वाली है। क्यों? क्योंकि उनको बोला है कि अरेंजमेंट्स करो, मोदी जी की स्पीच लाइव टेलीकास्ट करनी पड़ेगी, जिससे बच्चों को स्कूल के बाद भी रुकना पड़ेगा। अब सोचो, बेचारे बच्चे सुबह से बैठे हुए, पहले इतने दिन से रिहर्सल कर रहे होंगे टीचर्स डे की, है ना, फिर सुबह से बैठे हुए, फिर स्कूल के बाद भी रुको, राइट। और फिर आ गया फोर्थ स्टेटमेंट क्यू, तो SRPQ, तीन स्टेटमेंट्स है, तो ये तो हटा दो। SRPQ ऑप्शन ए इज करेक्ट। Quite like regular people, Rihanna, Kim Kardashian, Kristen Dunst, Jennifer Lawrence and other stars separate their data into private and public folders. Cloud computing is expanding exponentially. बोल रहे हैं कि जैसे कि पॉपुलर लोग हैं, रियाना, किम कार्डेशियन, इनके नाम लिए हुए हैं, ये पॉपुलर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। ठीक है, तो जैसे ये लोग अपना प्राइवेट और पब्लिक फोल्डर्स अलग अलग बना के रखते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ इससे बात होगी। क्वाइट लाइक मतलब ये उदाहरण के तौर पे दिया है, यानी कुछ टर्म पहले की गई है, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एक्सपैंडिंग एक्सपोनेंशियली, कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है, ये फर्स्ट इनिशियल स्टेटमेंट हो सकता है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का हमने एक जिक्र कर दिया। ठीक है, द सिक्योरिटी ब्रीच जस्ट एक्सपीरियंस्ड by some celebrity iCloud consumers, however, raises important questions about the hazard of this brave new frontier. यानी कि जब इसके अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, लेटेस्ट कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ का सेलिब्रिटी iCloud कंज्यूमर्स जो है उनका डेटा जो है वो ट्रेस किया गया, चुराया गया। ठीक है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए कि ये जो ब्रेव फ्रंटियर है, यानी कि अगर हमारा इतना ब्रेव डिसीजन है कि हम किसी एक ऐसी ऐप पे, किसी एक ऐसे पोर्टल पे अपना सारा का सारा प्राइवेट पब्लिक डेटा हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो उसके क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं। ओके, बिकॉज पीपल, companies and countries are all accumulating more data more fast than would have seemed credible even a few years ago. यानी कि अब लोग, कंपनीज, कंट्रीज जो हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। जैसा कि अगर हम कुछ साल पहले बोलते तो हम इसको सही नहीं मानते कि आप अपना डेटा ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे डालो। नहीं, इंडिया में हम लोग आज भी नहीं मानते। कई जगहों पे आप बाहर बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि अपना डेटा इधर उधर मत रखो, लोग मिसयूज़ कर लेंगे, चुरा लेंगे, राइट। हमारे पेरेंट्स की अगर बात सुने तो वो हमें सीधा से मना करते हैं, आप ऐसे क्यों अपलोड कर रहे हो फेसबुक वगैरह पे, मना करते हैं ना। पेरेंट्स कई होते हैं जो थोड़े ओल्ड मेंटालिटी के हैं। तो हम इतने डरते थे कि हम अपना डेटा इधर उधर डालें, और अब हम इतने ब्रेव हो रहे हैं कि हम सारा का सारा डेटा वहाँ पे डाल रहे हैं क्लाउड्स पे, विदाउट थिंकिंग कि इसके रिस्क भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यों होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये हो गया एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डाल रहे हैं, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हो गया कि सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ, ठीक है, उसमें ब्रेव फ्रंटियर में, ये हो गया थर्ड। और ये कैसे हुआ
क्योंकि जो रेगुलर पीपल है, रेहाना वगैरह ये सब लोग, ये लोग अपना प्राइवेट पब्लिक फोल्डर अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो QSRP ऑप्शन सी इज करेक्ट। A naughty student is often taken to task for being involved in all types of mischiefs. अब taken to task का मतलब होता है किसी की बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा करना। लेकिन अगर कोई शरारती बच्चा है तो उसकी निंदा की जाती है या उसको पनिशमेंट दिया जाता है? ऑब्वियसली बात है, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा ना। तो यहाँ पे होता है brought to book, ना कि taken to task, ठीक है। ये दोनों आप इडियम्स नए सीख लीजिए। brought टू बुक, हम बोलते हैं ना इसके ऊपर ये चार्ज बुक किया गया, इसको अंडर इस सेक्शन के तहत बुक किया गया, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, उसको पनिशमेंट के लिए सॉर्ट किया गया, ठीक है। तो कोई नॉटी स्टूडेंट्स है उसको पनिशमेंट दी जाती है फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ मिसचीव्स, किसी भी तरीके की वो गलत हरकतों में अगर शामिल होगा तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। एट अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। एट अराइवल इन दिल्ली नहीं होता, आफ्टर अराइविंग, ठीक है। यानी कि मैं कहीं से आ रहा था और मैं फिर कहाँ गया, सीधा का सीधा हॉस्पिटल गया। आफ्टर अराइविंग दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मैं सीधा अपने से पास में जो भी हॉस्पिटल था वहाँ पे गया। तो आफ्टर। 23 आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड, यानी कि मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने बेस्ट, अच्छे, जितना अच्छे से मैं दे सकता था उतना अच्छे से, यानी कि बेस्ट तरीके से दिया। जबकि एज बेस्ट नहीं होता, ये जो फ्रेज है ये यूज होता है एज गुड एज आई कुड, ठीक है। यानी कि मैं जितना अच्छे से दे सकता था मैंने उतना अच्छे से दिया, ठीक है। अगर आप बेस्ट बोल रहे हैं तो मतलब बेस्ट मतलब कुछ अच्छे से, उसमें कंपैरिजन नहीं होगा ना, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दे दिया, उसमें कंपैरिजन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं जितना मैं कर सकता था मैंने उतना अच्छे से किया, ठीक है। दैट मीन्स आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो मेरी क्षमता थी मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको कर लिया, ठीक है। तो ये कंपेरेटिव डिग्री के यूज़ के लिए एज गुड एज आई कुड यूज़ किया गया। तो यहाँ पे सी में एरर है। 24 इट टुक मी ऑलमोस्ट, आर नहीं होता, जब आर की बात हो रही है इसमें ओ साउंड आ रहा है। वॉवल्स का हमें पता है ए ई आई ओ यू साउंड आएगी, अगर वॉवल साउंड आएगी तो हमने एन यूज करना है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन आर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि मुझे लगभग 1 घंटा लग गया एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में। तो यहाँ पे बी में एरर है। ही हैज अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। देखो, जब हम ही की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने ही हार्डवर्क किया होगा। तो यहाँ पे अलग से हिज मेंशन करना सुपरफ्लुअस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डेंट ऑफ हार्डवर्क, यानी कि उसने कठोर मेहनत, कठोर परिश्रम से, जो एकदम हार्डकोर परिश्रम से उसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करी है। ओके, तो यहाँ पे सी में एरर है। तो आज के सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, प्लस आर्टिकल का, एडिटोरियल का ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा कंटेंट तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।